त्यावेळेस तिथं काही ना काही असे सुविचार वगैरे लिहिलेले असतात. तर सहकार्याबद्दल हा सुविचार मला इतका आवडला की त्याच वेळेस त्या माझ्या स्मरणामध्ये आजपर्यंत राहिलेला आहे. फार सुंदर आहे हा सुविचार. बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना संस्कार नहीं सहकार्य, बिना सहकार्य नहीं उद्धार.
इंसान के अंदर जो संस्कार होते हैं उसी की वजह से एक इंसान दूसरे को कोऑपरेट करता है, दूसरे को ताउन करता है, और जब वो दूसरे को कोऑपरेट करता है, उसको सहकार्य करता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सबसे पहले उसका उद्धार होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आपको शायद अंदाजा नहीं है, हमारा जो कल का सेशन है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था, और ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता था जब तक कि आप कोऑपरेट न करते, आप ताउन न करते, आप सहकार्य न करते। आपको मालूम नहीं है कल के दिन की जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको मालूम है पूना भी आती है, और कामोठे के अंदर जहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग ली थी, वो स्टेट लेवल की, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, अब ये तालुका लेवल की है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो ऊपर जाती है, और हमारा कल का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा था। आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। देखिए, आज जो अभी हमारा सेशन होने वाला है, इसके अंदर भी कॉपरेशन का एक फैक्टर है। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी हमारे साथ कोऑपरेट करे, हम जो उसको देना चाहते हैं वो हमारा सहकार्य करे, हमारा ताउन करे। तो इसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि कोई हमारे साथ सहकार्य कब करता है। ये क्वेश्चन हमको शिकायत होती है, हमको कंप्लेंट्स होती है कि बच्चे मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते, मेरे फैमिली वाले मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते, हमको शिकायत होती है। बट ये एक सवाल है कि जिसका जवाब हमको तलाश करना चाहिए कि वाई, क्यों, और अगर कोई कोऑपरेट करता है तो उसके रीजंस क्या है, उसके कारण क्या है। और ये बहुत अहम मुद्दा है हमारे इस ट्रेनिंग का, कोऑपरेट देना और कोऑपरेट लेना। अच्छा, अभी हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ने से पहले पर सभी ने तज़किरा या कथा कलामी थोड़ा टॉपिक से हट के एक बात जो जरूरी है उसको थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। थोड़ा ये है कि आप लोगों को जो बुक वगैरह मिली है उसको थोड़ा आप लोग बंद रखेंगे, तो हम लोग, मैं और आप ज्यादा इसका फायदा उठा सकेंगे इस सेशन का। और सिर्फ इतना नहीं कि इस सेशन का ज्यादा फायदा उठा सकेंगे, बल्कि बाद की जो 2 सेशन है इसके साथ इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए जो है बुक्स आप लोग रखिए, ये हमको बाद में रिफर करने के लिए है। अभी क्या होता है, एट अ टाइम हम लोग जो है वो साइमल्टेनियसली 2 काम अगर करेंगे तो हमको अगर 10 बातें मालूम होने वाली हैं तो हमको जो है वो 2 ही बातें मालूम हो सकेंगी। तो इसलिए थोड़ा आप लोग बुक्स को बंद रखिए, लिखने का काम बंद कर दें, तो उसमें क्या होगा कि मुझे भी थोड़ा आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा, और फिर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकूंगा। वरना मेरा जो आत्मविश्वास है वो गिर जाएगा। इंसान कितना ही बड़ा हो, कैसा ही क्यों ना हो आत्मविश्वासी, मगर उसका भी आत्मविश्वास डगमगाता है। जैसे हम कितना ही अच्छा पढ़ाते हो, मगर हमारे बच्चे जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, और जब आत्मविश्वास गिरता है तो हमारी इफिशियंसी गिरने लगती है, जो हम दे सकते हैं वो नहीं दे सकते। तो इसलिए जो है वो आप लोग लिखने का मामला हो या जो है वो किताब का मामला हो, उसको बंद रखेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हम लोग टॉपिक अब शुरू किए। कल CP1 हो गया, और अभी आपने CB3 सुना, और अभी मैं आपके सामने CB2 पेश करने वाला हूँ, इसके बाद CB3 और 4, और ये 5 टॉपिक्स एक ही है, अलग अलग इसके डायमेंशंस हैं, और इसके ऊपर आपकी एक एक्टिविटी है। ये आपकी जो एक्टिविटी है जो आज होगी, और कल आपको प्रेजेंटेशन करना होगा ग्रुप के अंदर, तो ये जो एक्टिविटी होगी ये 5 सेशन के अंदर एक्चुअल आपको कुछ मिला वो बताएगा। CB1 हो गया कल, CB2 अब मैं लेने जा रहा हूं, CB3 मैडम ने आपके सामने पेश किया, CB4 हमारे सर जो है वो आपके सामने, जिसको हम कहते हैं कि छोटे से छोटे जो वर्ड्स के अंदर होता है, स्टेटमेंट के अंदर होता है। तो सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको समझाने चला हूं। उसके बाद जो है वो आपको ये 5 सेशन के सारे डिटेल जो है वो अपने आप समझ में आते चले जाएंगे। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। ये कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस होती है। उर्दू में कहते हैं कि जामे और माने तारीफ। मैं अभी समझाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जामे और माने तारीफ, तारीफ यानी डेफिनेशन,
एक तारीफ होती है कि आप किसी को प्रेज करते हैं। तो जाने का मतलब होता है कि प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है सागर को गागर में बंद कर देना। उर्दू में कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर देना। तो यहां पर जो है वो जाने का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्दों के अंदर जमा कर देना। मगर ऐसे जमा करना माने का मतलब जो है वो सारी चीजें जो है जरूरी है, उसकी जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए, और जो जरूरी है वो रहनी नहीं चाहिए। ऐसी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप 10 वॉल्यूम में भी बुक रहेगी ना, आप समझ लेंगे उसको। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं अभी आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बताता हूं जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको जॉन डेवी ने पेश किया है। एजुकेशन, क्योंकि आज के टॉपिक में हमारे ये आने वाला है और इसके बाद तीनों दिन में आएगा। और एजुकेशन का सार है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन का ये डेफिनेशन है। जॉन डेवी कहता है एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन इंडिविजुअल। कैपेसिटी मीन्स, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं बीच में, डेफिनेशन का पार्ट नहीं। ऑल दोज कैपेसिटीज मीन्स मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी। मैंने हाथ इसलिए ऐसी जगह पे रखा था ताकि आपको मालूम पड़े कि मेंटल डेवलपमेंट का मतलब उसकी जगह इधर है, इमोशनल कैपेसिटी इधर है, एंड फिजिकल कैपेसिटी। और हर स्वास्थ्य बदन के अंदर, बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर एक स्वास्थ्य मन और दिमाग बसेरा करता है। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। Education is the development of all those capacities in individual which will enable to control his environment. जीवन में मृत्यु तक जो भी उसके रास्ते के अंदर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, enable to control his environment and fulfill his possibilities. वो अपनी possibilities को क्या क्या उसके अंदर इम्कानात है, पोटेंशियलिटीज है, अपना बेस्ट देकर उसको बेस्ट बना सके। मैं एक अच्छा बेटा मुझे बनना है, उसको मैं कैसे डील करूंगा? मुझे एक अच्छा पति बनना है, मैं कैसे डील करूंगा? मुझे एक अच्छी पत्नी बनना है, हाउ टू डील? मुझे एक अच्छी सास बनना है, हाउ टू डील? मुझे एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, कैसे? सब चैलेंजेस हैं, और ये सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम तैयार करता है एजुकेशन। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन इंडिविजुअल व्हिच विल इनेबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी काबिलियत, सलाहियत, उसके बेस के ऊपर जो है वो असेसमेंट, यानी बच्चे का, विद्यार्थी का असेसमेंट करना, काबिलियत के बेस के ऊपर, नॉट ऑन मार्कशीट 98%, 95%। उसके अंदर काबिलियत पैदा हुई, उसके अंदर सलाहियत पैदा हुई। इस तरह का ये शिक्षा नीति का लक्ष्य, अगर आप कुछ थोड़े से लफ्जों में, यानी एकदम इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो वो यही है कि बच्चे के अंदर जो है वो क्षमता पैदा होनी चाहिए। बाकी जैसे आप कपड़े धोते हैं, तो जब कपड़े धोते हैं तो आपके हाथ अपने आप बहुत ही ज्यादा साफ हो जाते हैं। ऐसे अगर ये स्किल, क्षमता उसके अंदर पैदा हुई तो सेकेंडरी चीज है उसके मार्क्स और उसकी मार्कशीट। क्लियर? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसकी डिटेल्स के अंदर हम जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट चीजें नोट कीजिए, वर्ड्स में फास्टली, और फिर फौरन मेरी तरफ आप आएंगे। नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 1 प्रोसेस, आपके पास ये नंबर 1 डालिए, फिर प्रोसेस लिखिए।
गुड मॉर्निंग। ये प्रोसेस प्लस ऐसे लिख के रखा गया। मराठीमध्ये तुम्ही प्रक्रिया सुद्धा लिहू शकता। लिखो ऐसे लिखो नाम लिख लो ना। ऐसे लिखो। प्लस आयडेंटिफाय लर्निंग गॅप। मराठीमध्ये तुम्ही लिहू शकता अध्ययनामध्ये त्रुटि। हिंदी में लिख सकते हैं आप अभाव, बच्चा नहीं सीख रहा है, अभाव, त्रुटि, गैप। प्लस गैदरिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। गैदरिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस इज इक्वल टू असेसमेंट और असेसमेंट के बाद रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट राइट जजमेंट। हम राइट जजमेंट तक पहुंच जाते हैं इस प्रोसेस को जब हम, और यही मीनिंग है। और ये मीनिंग ये फार्मूले की अंदर मैंने आपको ये दे दिया। ये फार्मूला है मूल्यांकन म्हणजे काय, उसका ये फार्मूला है। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए फॉरएवर, हमेशा। रिपीट करना पड़ेगा। मराठीमध्ये रिपीट करा। प्रक्रिया अधिक अध्ययनाची त्रुटी लिखा है क्या? विश्लेषण, सॉरी, इवैल्यूएशन का एव्हिडन्सेस म्हणजे त्याचे पुरावे गोळा करणे इज इक्वल टू मूल्यांकन आणि शेवटी अचूक निर्णय। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी आपने जो लिखा है ना फार्मूला, अभी देखिए कि हमारे सामने एक स्लाइड आने वाली है और थोड़ा सा हम लोग इसको देख लीजिए। इसको हमको आपको क्या करना है, एक सेकंड के लिए 2, 4, 5, 10 सेकंड के लिए ये इसको देखना है। ओके, दोनों इमेजेस को, और उसके बाद जो आपने लिखा है उसको देखना है। फिर एक मरतबा इसको देखना है, फिर जो आपने लिखा है उसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर जो आपने लिखा है उसको देखना है। मुझे फिर समझाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 ये एक्सरसाइज है, 1, 2 and 3। जज करके निकल गया, कोई एक्शन नहीं। जज कर दिया, जज कर दिया। बाहर जैसा फर्क है बीच में देखिए आप, डॉट 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 डॉट। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में बहुत बारीक सा फर्क है। ओके, ये बड़ा चीज हो गया 3 बार प्रोसेस ये।
3 बार कर लिया आपने प्रोसेस, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे इस को देखकर, जो आपने लिखा उसको देखकर। ये जो पहला वाला पार्ट है, जो असेसमेंट इज टू इंक्रीज क्वालिटी। असेसमेंट इज टू इंक्रीज क्वालिटी। इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या समझा, जो आपने लिखा वो उसको ध्यान से पढ़िए और आपको क्या समझ में आई बात। असेसमेंट इज टू इंक्रीज क्वालिटी। और कॉम्पिटेंसीज का होना जरूरी है। छोटी से छोटी कोई भी काम अगर हमें करना है तो हमारे अंदर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल से अगर हम अपने घर की ग्रोसरी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो सामान कहाँ से लाना है, मॉल से लाना है या बाजू वाली शॉप से लेना है, मार्केट से लेना है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, अपनी कार से जाएंगे, पैदल जाएंगे। और वहाँ पर हम जो सामान सिलेक्ट करते हैं उस वक्त भी हम लोग जांच करते हैं, कंपेयर करते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ, और उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, है ना। और ये भी देखते हैं कि ऑफर क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हम बिलिंग के लिए जाते हैं, बिलिंग करते हैं, और वहाँ पर भी हमारी फीडबैक लिया जाता है। कहीं कहीं जगहों पर फीडबैक लेता है कि आपको कैसा लगा हमारे यहाँ पर। तो इस तरीके से अलग अलग क्षमता का, अलग अलग स्किल्स का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें NEP में भी जो पहले हम करते थे आशय आधारित मूल्यमापन या सिर्फ स्कोर बेस्ड, तो वो ना होते हुए हमें अब क्षमता आधारित मूल्यमापन करना है, क्षमता पर डिपेंड करता हुआ। तो इसमें इसके उद्दिष्ट है प्रश्न निर्मितीचा आधार म्हणून क्षमतांची आवश्यकता जाणून घेणे, क्षमता आधारित अध्ययन पडताळणे, प्रश्न निर्माण करण्यासाठी ब्लूमच्या अध्ययनात अध्ययन पातळ्या समजून घेणे। हम आगे मालूम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। क्षमता विधानाचे विश्लेषण करून प्रश्न निर्मितीसाठी मुद्दे निश्चित करणे, क्षमता विधानाचे विश्लेषण करून प्रश्न निर्मितीचे तंत्र समजून घेणे आणि क्षमता आधारित अध्ययनाची पडताळणी करणे, प्रश्न विकसित करणे, हे आजच्या सत्राचे उद्दिष्ट आहे। नेक्स्ट
प्रस्तावना। नेक्स्ट, प्रश्न निर्मितीचे हेतू। आपण प्रश्न, मुलांना प्रश्न का विचारतो? सकाळी सरांनी वेगळ्या पद्धतीने हा प्रश्न केला होता, निगेटिव्ह हिसाब से बोलना था। आपण प्रश्न मुलांना का विचारतो? बच्चों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। कुछ बच्चे चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते। प्रश्न पूछने पर बच्चे जो है हमारी तरफ से ध्यान पूर्वक देखते हैं, जिससे हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। फक्त मुलांचेच मूल्यमापन करण्यासाठी का? बराबर, यानी हम अपना भी मूल्यमापन अगर करना है कि हमने जो बच्चों को सिखाया है वो बच्चों को समझाया नहीं। बच्चों को प्रश्न तो पूछते हैं, उनका भी मूल्यमापन होता है और साथ में हमारा भी मूल्यमापन होगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया है। और अगर बच्चे आंसर्स नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं हम भी हमारे में भी कुछ कमी है, जिसकी वजह से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर प्रश्न निर्मितीचे हेतू मध्ये माहिती मिळवणे, मालूमात हासिल करना, इसलिए हम प्रश्न बनाते हैं। चर्चा घडवून आणणे, संपादन पडताळणी। संपादन पडताळणी म्हणजे अचीवमेंट ना, अचीवमेंट कितना अचीव किया है बच्चों ने। चिकित्सक विचार करायला लावणे, क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल रिझनिंग। निदान करून उपचार करणे, शिकणे प्रमाणित करणे आणि विद्यार्थ्याची अध्ययनातील गती व आवड वाढविण्यासाठी आपण प्रश्न निर्मिती करतो। नेक्स्ट, ब्लूम्स टेक्सॉनॉमी नुसार 6 अध्ययन पातळ्या। अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट है बेंजामिन ब्लूम्स, उन्होंने अध्ययन लर्निंग प्रोसेस के लिए कुछ डोमेन बनाए थे, जिसमें 3 डोमेन है उनके। एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है इफेक्टिव डोमेन और तीसरा डोमेन था साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में ये 6 लेवल्स है। 6 लेवल में क्या आएगा? सबसे पहले रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। जो फर्स्ट 3 जो लेवल है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, ये आएगी लोअर लेवल के लिए। यानी इससे हम लॉट्स के क्वेश्चन बनाएंगे लोअर ऑर्डर थिंकिंग के लिए। ये 3 लेवल पर, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। और जो आखिर के 3 है, एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये हो गए इसमें हॉट्स लेवल के क्वेश्चन। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अक्सर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ली जाती है। पहला है रिमेम्बरिंग। अगर बच्चे के सामने हम कोई चीज रखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट है या लेमन है, हम लेमन बच्चों के सामने रखे, बच्चा उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, कुछ समझता नहीं है, सिर्फ हमें उसको बताना है ये लेमन है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका रंग कैसा है, ये हम बच्चा रिमेम्बर करेगा, याद रखेगा उस चीज को सिर्फ। अब उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, सिर्फ रिमेम्बरिंग आएगा। उसके बाद दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग। अब अगर उसी एग्जाम्पल को लेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उस लीमू का जो रस है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग को हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा कि बच्चे ने जो नॉलेज पहले याद रखा था कि ये चीज क्या है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर क्या है, अब उस चीज में क्या खुसूसियत है ये अंडरस्टैंड करेगा। जैसे लेमन में विटामिन सी पाया जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये होगा अंडरस्टैंडिंग। और अब उसके बाद है अप्लाइंग, उपयोजन। घर में अगर कोई बीमार है तो अब वो क्या करेगा, गर्म पानी में कुछ नींबू का रस लेकर उसमें हनी वगैरह मिलाकर उस जो बीमार है उस शख्स को दे देगा। मतलब क्या किया, इसने अपने नॉलेज को अप्लाई किया, एप्लीकेशन हुआ। उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस में वो इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करेगा, पार्ट्स में एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करेगा। जैसे कि